नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय गौरव। दोस्तों, बिना वक्त जाया किए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। आज की कहानी हमें भेजी है विशाल जी ने। मैंने आज तक कभी भी अंधेरे में अकेले सफर नहीं किया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब मैं 9 साल का था तब कोई जानवर अंधेरे से आकर हमारे डॉगी को खींचकर अंधेरे में कहीं लेकर चला गया था। उसकी आवाज सुनकर हम सब घर वाले बाहर आ गए थे। लेकिन जब हमने उस अजीब जानवर को हमारे डॉगी को खींचकर ले जाते हुए देखा तो हम सब डरकर वापस घर के अंदर चले गए। उसके बाद वह जानवर कहां चला गया पता नहीं, पर वह आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है और तब से मैं अंधेरे में अकेले जाने से डरता हूं। पर आज मेरे घर वालों के कहने पर मैं मेरे एक दोस्त के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो गया था। मेरे दोस्त का नाम चेतन है। उसके कुछ दोस्तों का ट्रैकिंग और हाइकिंग का प्लान था। हम सब लोग एक जगह एक होटल में रुकने वाले थे और फिर वहां से आगे ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए जाने वाले थे। उस दिन चेतन और मैं उसकी गाड़ी में सफर कर रहे थे। चेतन ने तब एक टपरी के पास गाड़ी को रोक दिया और वहां से सिगरेट लेकर उसे पीते हुए उसने अपने दोस्त को फोन लगाया। अबे यार, कहाँ है तू? बस कुछ देर में आ रहे हैं, तुम आगे जाकर होटल बुकिंग कर लो, हम बस तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच रहे हैं। चेतन ने गुस्से में फोन रख दिया और गाड़ी को चालू करते हुए गाने का साउंड बढ़ा दिया। मैंने थोड़ा गुस्से में ही कहा, यार गाना तो बंद कर। चेतन ने गाड़ी को एक जंगल के रास्ते पर मोड़ते हुए कहा, अब मुझे समझ नहीं आता इतना क्यों डर रहा है। मैंने अपनी गर्दन हिलाकर उसे ना में जवाब दिया, तुझे हमारे साथ ट्रैकिंग पर नहीं आना तो पहले ही बोल देता, और अगर अब भी नहीं आना है तो होटल में ही रुक जाना, हमारे साथ आकर वहां नाटक मत करना। वैसे भी चेतन ने मुझे वहां आने के लिए कोई फोर्स नहीं किया था। ये मेरे घर वालों की करतूत थी कि उन्होंने मुझे उसके साथ जाने के लिए जबरदस्ती की थी। वो चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, उनके साथ घूमें, बातें करूं, ताकि मेरे अंदर का डर कम हो जाए। चेतन ने गाड़ी को धीमा करते हुए मोबाइल निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। गूगल मैप पर देख जरा होटल यहां से कितना दूर है। मैंने मैप को देखा तो होटल वहां से 7 से 8 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था। फिर मैप को देखते हुए हम आगे आगे जाने लगे। वैसे तो वह एकदम सीधा रास्ता था, लेकिन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। ऊपर से वहां जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए थे, गाड़ी को धीमे चलाएं, यहां जंगली जानवरों का रास्ता है, ऐसे ही कुछ। 10 से 15 मिनट आगे जाने के बाद चेतन ने फिर से गाड़ी को धीमा करते हुए कहा, अरे यहां तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी का रास्ता है जंगल का। मैंने फिर एक बार मैप निकाल कर देखा कि हम वहीं के वहीं हैं। चेतन, यह मैप तो दिखा रहा है कि हम अब भी होटल से 7-8 किलोमीटर दूर है। चेतन ने गाड़ी को रोकते हुए मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। अबे क्या देख रहा है तू? इसमें तो रेंज नहीं है तो रास्ता खाक दिखाई देगा। मैं अपना मोबाइल निकालने ही वाला था कि उसने कहा, छोड़ जाने दें, रास्ता है तो कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा ना, और फिर से उसी रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। कुछ 15 मिनट बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक छोटा सा खुला मैदान था। उस मैदान के एक साइड में पत्रिका शेड बना हुआ था। मैंने चेतन से कहा, चेतन शायद गाड़ी पार्किंग की जगह लगती है। चेतन ने गाड़ी को एक शेड के अंदर पार्क किया। मैंने आसपास अपनी नजर घुमाते हुए फिर उससे कहा, पर यहां कोई नजर तो नहीं आ रहा। तब चेतन ने सामने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था कि पार्किंग जोन। मैंने उसे जवाब दिया, अरे वो तो मैंने भी देखा है। तो उसने मेरे सर पर मारते हुए कहा, अरे इडियट, अगर ये बोर्ड यहां है तो यहीं कहीं होटल भी होगा ना। नीचे उतर देखते हैं, आसपास कहीं ना कहीं और कोई बोर्ड या रास्ता जरूर होगा जिसमें आगे की ओर इशारा किया हुआ था। मैंने चेतन से कहा, अबे रुक, ये बोर्ड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे घुमाया भी जा सकता है ना, मैंने फिल्मों में देखा है, लोग इसी तरह रास्ता भटक जाते हैं। तो चेतन ने जाकर उस बोर्ड को उखाड़ने की और हिलाने की कोशिश की, पर वह बोर्ड जरा भी नहीं हिला। तब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा, आप चलिए। मैं भी तसल्ली से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां पर पेड़ों और झाड़ियों के बीच से जाता एक छोटा पगडंडी का रास्ता था। पेड़ इतने ऊंचे और मोटे थे कि गाड़ी को वहां से ले जाना नामुमकिन था। अगले 10 मिनट चलने के बाद ही हमें और कोई भी साइन बोर्ड दिखाई नहीं दिया। हम तो बस चलते जा रहे थे। मैंने चेतन से कहा, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? लगता नहीं, यहां कोई आता भी होगा। लेकिन चेतन चुपचाप आगे चलता रहा। शायद वह मुझसे बोर हो चुका था और इसलिए वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। मैं भी इस बात को समझता था कि मैं बहुत ज्यादा शक कर रहा हूं, पर हमारे जैसे डरपोक लोग ही ऐसे हालात में बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मैं भले ही डरपोक था, लेकिन मैं देख रहा था कि उस पगडंडी वाले रास्ते पर किसी के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। उस रास्ते पर घास भी उगी हुई थी। इससे यह साफ पता चल रहा था कि उस रास्ते से कई महीनों से या फिर कई सालों से कोई गुजरा नहीं था। कुछ 15 मिनट चलने के बाद हम एक जगह पर आ पहुंचे जहां तारों का कंपाउंड बना हुआ था।
उसे देखकर मेरे अंदर थोड़ी जान आ गई, क्योंकि अगर यह कंपाउंड है तो मकान वगैरह कुछ न कुछ तो जरूर होगा। तभी वहां से आगे हमें एक बड़ा सा 2 मंजिला हवेली नुमा मकान दिखाई देने लगा। चेतन ने खुश होकर कहा, बोला था ना, देख उधर सामने उस हवेली जैसे मकान को देख। मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, पर फिर भी न जाने क्यों मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। हम और थोड़ा आगे चले गए। उस हवेली की छत पुराने जमाने की खपरेल की थी और उसके ऊपर गर्म हवा बाहर जाने के लिए चिमनी बनी हुई थी। चिमनी। मैंने फिर एक नजर गौर से देखा। चिमनी नहीं थी, वह कुछ और ही था। मैंने चेतन के कंधे को पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, वहां देख, कुछ तो है शायद। लेकिन चेतन कहां ऐसा करता रहा। तब तक वह परछाई छत से पीछे की तरफ उतर भी गई। मेरा तो पूरा बदन सरसरा उठा। वह कोई आम परछाई नहीं लग रही थी। घर की छत पर बीचों बीच खड़ी पर बाईं तरफ कुछ तो था, कुछ काली आकृति जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने घुटनों के बीच सर को छुपाकर छत पर बैठा है और हमारे ही आने का इंतजार कर रहा है। फिर मेरी नजर पड़ते ही उसमें एक तरह की हलचल हुई। वह परछाई उठकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखते हुए पीछे की तरफ छत से नीचे उतर गई। वह कहां गई पता नहीं, पर चेतन उसे देखता। उससे पहले ही वह वहां से गायब हो गई थी। चेतन ने यहां वहां देखते हुए फिर से पूछा, क्या था वहां? मैंने उससे कहा, पता नहीं, इतनी दूर से तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, पर किसी आदमी या इंसान जैसा था खास। चेतन ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा ही तो है, मतलब हम सही रास्ते पर हैं। हम दोनों धीरे धीरे उस मकान की तरफ जा रहे थे। आसपास का माहौल बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। हवेली को देख ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि वहां कोई रहता होगा। बाहर से हवेली के आसपास मोटी मोटी घास उगी हुई थी। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। अब हम दोनों उस हवेली नुमा मकान से 20 से 25 कदम दूर खड़े थे। हवेली अपने आप में ही शांत खड़ी थी। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। देखने से तो लग रहा था कि वह कोई होटल ही है, पर वह सब कुछ एकदम शांत था। मैं जानता था कि शायद चेतन मेरी बात नहीं मानेगा, पर फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। चेतन, मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। यहां कुछ भी तो नहीं है। हमें वहीं से दरवाजे पर लगा बड़ा ताला दिखाई दे रहा था। चेतन ने कहा, मैप तो यही लोकेशन बता रहा था ना? कुछ देर तक सोचने के बाद उसने फिर से कहा, अच्छा चल वापस चलते हैं। वैसे भी रितेश राघव आ गए हैं तो हमें ढूंढते रह जाएंगे। हमारे पीछे पीछे वह भी आते ही होंगे, और अगर उनका भी नेटवर्क काम नहीं किया तो हम बस एक दूसरे को ढूंढते रह जाएंगे। हम वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि हमें अंदर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुन हम दोनों भी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। चेतन, पीछे मत देख, सीधे गाड़ी की तरफ चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने जवाब दिया, अरे विशाल, अभी तो तुमने कहा था कि तूने किसी को छत पर देखा है, तो हो सकता है यहां कोई रहता होगा, और यह हमारे लिए अच्छी बात है ना। हम उस जगह के बारे में जान सकते हैं। और ऐसा कहते हुए चेतन सीधे उस हवेली की तरफ चला गया। मैं भी यहां वहां देखते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। वहां का वातावरण बहुत ही अजीब था। मकान के करीब जाते ही हमें एकदम से ठंड लगने लगी। वह बहुत ही अजीब एहसास था। सामने ही एक बड़ा कांच का दरवाजा था और उसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। चेतन और मैंने उस दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, पर कांच इतना खराब था कि अंदर सब धुंधला दिखाई दे रहा था। चेतन ने जेब से रुमाल निकालकर उस कांच को साफ करने की कोशिश की, पर फिर हमें समझ आया कि उस कांच की बनावट ही वैसी है। तो फिर हम दोनों खिड़कियों की तरफ चले गए। हमने उस कांच को हाथ से साफ करते हुए अंदर झांक कर देखा। अंदर 2 बड़े बड़े सोफे थे, 2 लकड़ियों की कुर्सियां थी, बीच में कालीन बिछा हुआ था और उसके ठीक ऊपर झूमर लटक रहा था। दीवारों पर किसी की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी। देखने से तो वह किसी महल से कम नहीं था। वहां से आगे ऊपर जाती सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों से दोनों तरफ अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। वह दरवाजे शायद अंदर बेडरूम या किचन की तरफ जा रहे थे। मैंने चेतन से कहा, चेतन, अंदर से तो घर एकदम साफ सुथरा लग रहा है, पर आसपास के कमरों में झांक कर देखते हैं। और फिर हम वहीं बरामदे के पेसी से होते हुए उस हवेली की बाईं तरफ चले गए। वहां भी एक बड़ी सी कांच की खिड़की थी। मैंने बाहर जाते ही उस खिड़की के अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं झट से पीछे हट गया। चेतन ने मुझे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? झटका क्यों लगा तुझे? मैंने उसे घबराते हुए जवाब दिया, अबे अंदर कोई है। उसने थोड़ा गुस्से में ही कहा, अरे तो फिर डर क्यों रहा है? यही तो देखने हम आए थे। तो मैंने हकलाते हुए उससे बोला, अरे यहां पर सामने तो ताला लगा हुआ है ना। इस बार चेतन ने मुझे जोर से गाल पर मारते हुए कहा, तू भी खामखा डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। इतनी बड़ी हवेली है क्या? इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा होगा।
चेतन का कहना भी ठीक था। हो सकता है कि हवेली को और भी कई दरवाजे हों। और फिर चेतन ने भी अंदर देखने के लिए अपना सिर कांच पर लगाया। अपनी आंखों को हाथों से साइड से ढकते हुए वह कांच के अंदर देखने लगा और अंदर देखकर अंदर क्या क्या है वह मुझे बताने लगा। अरे वह इंसान नहीं है, शायद मिट्टी के 2 पुतले हैं जिन्हें इंसानों के कपड़े पहनाकर वहां बैठा दिया गया है। एक पुतला लकड़ी के बेड पर बैठा है, वह किसी औरत का पुतला है, और दूसरा पुतला कुर्सी में है और वह किसी आदमी का है। दोनों को देखकर तो लगता है कि दोनों पति पत्नी हैं और आपस में ही बात करते करते पुतला बन गए हो। मुझे यह लगता है कि यहाँ आने वाले लोगों को या फिर शायद जानवरों को डराने के लिए वह पुतले ऐसे रखे हैं। बाकी आसपास थोड़ा जरूरी सामान है, पर यार देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हर रोज सफाई की जाती है। चेतन ने कांच पर टक टिकाते हुए आवाज दी, हेलो, कोई है अंदर? थोड़ा गौर से देखने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए वह वहां से दूर हट गया। पता नहीं कोई है भी या नहीं। मैंने भी हिम्मत कर अंदर झांक कर देखा। मुझे अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई और मैं फिर से झटके से पीछे हट गया। इस बार पीछे हटते हुए मैं चेतन से टकरा गया। चेतन ने मुझे गुस्से से धक्का देते हुए कहा, क्या यार, हमेशा कहना ठीक है। अब क्या हुआ तुझे? मैंने बात को टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। चेतन के चेहरे पर मुझे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बोला, अब क्या किसी? खुद को देख लिया कि अंदर मैंने अपना सर दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, जाने देने, चल यहां से चलते हैं। वह गुस्से से टोकते हुए मुझे बोला, नहीं नहीं, रुक, आज तो मैं तेरा डर निकाल कर ही रहूंगा। बताना क्या हुआ, क्यों डर गया तू? मैंने फिर भी उस बात को टालने की कोशिश की। अरे जाने दो ने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। मुझे अब उस जगह से डर लगने लगा था और चेतन का बचपना देख मुझे गुस्सा भी आ रहा था। उसने मुझे 3-4 बार उकसाया तो मैंने उसे कहा, अच्छा सुन, मैंने अभी घर के अंदर एक अजीब सी हलचल देखी, इसलिए मैं डर गया था। उसने फिर मुझे रोकते हुए पूछा, हाँ, पर क्या देखा, वह तो बता। मैंने अपनी गर्दन को झुकाते हुए कहा, मैंने उस कुर्सी को हिलते हुए देखा, इसलिए मैं डर गया। चेतन बहुत ज्यादा गुस्से में था तो उसने मुझे रोकते हुए कहा, रुक, यहां तुझे दिखाता हूं कि कुर्सी अपने आप कैसे हिलती है। और तब उसने एक पत्थर उठाकर उस कांच पर दे मारा। पर हैरानी की बात यह थी, पर कांच पर थोड़ी भी खरोच नहीं आई। वह देख चेतन भी थोड़ा चौंक गया। उसने कांच को हाथ लगाकर करीब से देखना चाहा, पर कांच को देखते वक्त शायद उसने अंदर देख लिया और वह भौंचक्का रह गया। वह खड़े खड़े एकदम से सुन्न हो गया। उसके होंठ और हाथ पैर थरथराने लगे, आंखें फटी की फटी रह गईं। वह भी किसी पुतले की तरह सख्त हो गया। अब मैंने उसे हिलाते हुए पूछा, अबे क्या हो तुझे? मैंने उसके हाथ को पकड़कर खींचना चाहा। तब उसने कहा, वह पुतले, वह भाग यहां से, विशाल भाग जल्दी। और ऐसा कहकर वह पीछे मुड़कर भागने लगा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब चेतन मुझे डराना चाहता है, पर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो वह दोनों पुतले पहले जैसे ही बैठे हुए थे। चेतन तो भागते हुए सीधा सीढ़ियों से नीचे कूद पड़ा। मुझे लगा कि चेतन मुझे डराने के लिए जानबूझकर नाटक कर रहा है, लेकिन उसके कूदते ही उसके पैर में मोच आ गई। फिर भी वह लंगड़ाते हुए भाग रहा था। मैंने उसे आवाज दी, चेतन रुक यार, मैं भी आ रहा हूं। पर वह तो बस पागलों की तरह लड़खड़ाते हुए भाग रहा था, जैसे उसने सच में किसी चीज को देख लिया हो। फिर मैं भी भागते हुए ही उसके पास जाने लगा। तभी वह किसी गड्ढे में गिर पड़ा। मैं गड्ढे के पास पहुंचा तो वह दर्द से कराह रहा था। वह गड्ढा कम और किसी की कब्र ज्यादा लग रही थी। जब मैंने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ दिया तब मुझे एहसास हुआ कि वह सच में बहुत डरा हुआ था। मैंने उसके हाथ को कांपते हुए महसूस किया, लेकिन गड्ढे के कीचड़ से उसका पूरा शरीर गंदा हो चुका था और उसके शरीर से बहुत तेज बदबू आ रही थी, जैसे कि वह कोई मुर्दा लाश हो। मैंने किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया और उसे समझाया कि तू ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। अभी तक तो मैं तुझे पागल लग रहा था, लेकिन अब तू खुद वैसा कर रहा है। मैंने उसे झूठ मूठ ही कहा, अरे मैंने सच में कुछ नहीं देखा था यार, वह तो बस मैंने तुझे डराने के लिए नाटक किया था। लेकिन चेतन, तू बस कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। मैंने उसे देखा। उन पुतलों ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा था। वह अपनी बड़ी बड़ी भयानक आंखों से मुझे घूर रहे थे। तू नहीं जानता कि उनके देखते ही मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और तो और हाथ पैर भी थरथराने लगे। तू चल जल्दी। मैंने किसी तरह चेतन को समझा और शांत किया। मुझे सबसे पहले उसे साफ करना था। अभी हम उस हवेली से ज्यादा दूर नहीं गए थे। वहां मुझे एक पाइप दिखाई दिया तो लगा कि यह पाइप है तो कहीं ना कहीं पानी भी जरूर होगा, और मैं उस पाइप को ढूंढते हुए आगे जाने लगा। कुछ मिनट बाद हम उसी हवेली के पीछे आ पहुंचे थे। पीछे की तरफ भी एक बड़ी सी खिड़की थी और एक दरवाजा था, लेकिन चेतन तो अब ऊपर देखने से भी डर रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक हैंडपंप दिखाई दिया।
मैंने चेतन को वहीं पास बिठाते हुए अपने आप को साफ करने को कहा और मैं जाकर हैंडपंप चलाने लगा। पहले तो कुछ देर बहुत ही गंदा पानी आया और फिर धीरे धीरे पानी साफ होता गया। चेतन अपने आप को साफ कर ही रहा था कि तभी मुझे कोई परछाई सी महसूस हुई। मैंने ऊपर घर की तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। मैं अपना ध्यान हटाकर फिर से हैंडपंप चलाने लगा और तब एक बहुत ही अजीब सी आवाज मेरे कानों पर पड़ी। वह आवाज मैंने मेरे बचपन में सुनी आवाज से काफी हद तक मेल खा रही थी। मैंने डर के मारे ऊपर देखा तो वहां खिड़की में वही दो पुतले खड़े थे और वह पुतले हम दोनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी थी। उन्हें देखकर मैं रुक गया और मेरे रुकते ही चेतन ने भी अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा। उन पुतलों को देख चेतन जोर जोर से चिल्लाने लगा। हम दोनों वहां से पीछे हटने लगे कि तभी एक काली सी परछाई छत के ऊपर आकर खड़ी हो गई। वह परछाई इतनी काली थी कि वह क्या है वह तो पहचानना मुश्किल था, पर उसे देखकर अंदर से एक तरह का डर पैदा होने लगा था। वह हवेली चारों तरफ से ऊंचे बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी और इसीलिए वहां कुछ कुछ अंधेरा था, लेकिन वक्त के हिसाब से अंधेरा होने में अभी भी काफी वक्त था। मैंने चेतन को पकड़ते हुए कहा, कुछ भी हो हमें यहां से निकलना है। अगर हम यहां फंस गए और अंधेरा हो गया तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से उस हवेली से दूर जाने लगे। चेतन के पैर से खून निकल रहा था पर फिर भी वह कराहते हुए और तेज चल रहा था। वह आवाज अब भी हमें सुनाई दे रही थी। हम अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गिरते संभलते हम उस मैदान में आ पहुंचे जहां हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। हम अंदर से डरे हुए थे, लेकिन वहां आने के बाद हमें राहत महसूस हुई। वहां जाते ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और चेतन को साइड में बिठाकर गाड़ी को भगाने लगा। अब थोड़ा अंधेरा हो चला था तो मैंने हेडलाइट को ऑन किया। रास्ता किस तरफ था वह तक मुझे पता नहीं था, पर मैं गाड़ी को बस भगाना जा रहा था। कुछ आगे जाने पर अचानक से वह काली परछाई हमारी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख मेरे हाथ पांव थरथराने लगे। चेतन उसे देख रोने लगा और मुझ पर चिल्लाने लगा कि गाड़ी को तेज भगा और तेज भगा। मैंने गाड़ी को फुल रेस दी और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 120 से भी ज्यादा की स्पीड से गाड़ी को भगाया। जैसे जैसे परछाई पास आती गई मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर एक जोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी और मेरी धड़कन इतनी तेज चल रही थी कि मेरे शरीर की नसें फूल चुकी थी। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली। अब वह परछाई नजर नहीं आ रही थी। मैंने चेतन को भी हाथ लगाकर उसे शांत किया। काफी दूर जाने के बाद हमें सामने से 2 गाड़ियां आती दिखाई दी। उन गाड़ियों के पास आते ही उन्होंने हमें रोकने के लिए हॉर्न दिया। हमने भी गाड़ी को एक साइड में रोक दिया। हमने देखा कि वह तो चेतन के दोस्त थे और उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी थे। हमारी हालत देख वह समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो बुरा हुआ है और फिर हमने उन्हें बताया कि हमने जंगल के अंदर क्या क्या देखा था। तब उन लोगों से हमें पता चला कि असल में उस होटल को बंद हुए कई साल हो चुके हैं और आज भी लोग उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। उस हवेली के जो मालिक और मालकिन थे वह कई साल पहले गुजर चुके थे। उन्होंने ही उस हवेली को बनाया था। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे ने ही उस हवेली को होटल बनाया था। अपनी माता पिता की याद में उसी ने उनके 2 पुतले भी बनाए थे और वह उन्हें उनके कमरे में रखकर उनकी सेवा किया करता था। लेकिन एक रोज अचानक उनका बेटा कहीं गायब हो गया। इतना ही नहीं, वहां के लोग भी गायब हो गए और तब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस मकान को बंद कर दिया है। वहां जाने वाले लोगों ने अजीब अजीब चीजों को देखने का दावा किया है, पर आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया कि वह चीज क्या है। सच कहें तो चेतन और मैं हम दोनों भी बहुत ही खुशनसीब थे कि दिन ढलने से पहले ही हम वहां से सही सलामत निकल गए थे।